नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन बस नहीं लगाएंगे दोस्तों, उसके साथ जो उसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नए फैक्ट रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर गणित का वीडियो लाओ, कुछ कहते हैं अंग्रेजी का लाओ, कुछ कहते हैं जीके का लाओ, कुछ कहते हैं हिंदी का लाओ, कुछ कहते हैं साइंस का लाओ। तो देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों का दोस्त मान सकते हो, आप मुझे बड़ा भाई मान सकते हो या छोटा भाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला बंदा नहीं हूँ या कोई प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस देते हो दोस्तों वीडियो में, मैं उसी प्रकार से आपके लिए वीडियो देता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैंने साइंस का वीडियो दिया और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को क्लास पसंद आ रही है। अगर दोस्तों मैं वीडियो डालता हूं और आप लोगों को पसंद नहीं आती, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंटों को इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, लेकिन देखो पूरे यूट्यूब में दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो 5 सब्जेक्ट पढ़ाता होगा। ठीक, मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड के 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, साथ में टेस्ट भी देता हूँ और टोटल फ्री, किसी प्रकार का 1 रुपये भी मैं किसी से नहीं लेता। लेकिन मैं सिर्फ आपसे बदले में ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग मुझे थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें। ठीक, सपोर्ट कैसा करना है, बस एक लाइक देना है आपको, है ना। एक लाइक देने से दोस्तों आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप लाइक करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निषेचित अंडे को कहते हैं। ठीक, बिल्कुल 100% दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों पटवारी का एग्जाम होने वाला है और मैंने आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़ाया हूं। तो देखना दोस्तों, अभी पटवारी के पेपर में ही आपको समझ में जाएगा कि अपने जो क्लास है दोस्तों, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन फंस रहे हैं और कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, और जनरल साइंस आएगी पटवारी में। ठीक है, तो आपको समझ में जाएगा कि पटवारी में यदि जनरल साइंस से मेरी वीडियो से नहीं आई दोस्तों, तो फिर आप देखना, आप विश्वास करोगे दोस्तों कि अपने वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने जनरल साइंस को 80 से 90% पढ़ा चुका हूं। जो स्टूडेंट टेलीग्राम में जुड़े हैं तो उन्हें मैं दोस्तों अभी 7वीं क्लास की ये PDF दे चुका हूं एनसीईआरटी साइंस की। ठीक है, धीरे धीरे दूंगा, 8वीं 9वीं 10वीं सबकी दूंगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मुझसे बाकायदा, ठीक, जिसने दोस्तों मेरी साइंस शुरू से लेकर आखिरी तक देखा है, अभी तक देखा है, तो वो निश्चित तौर पे दोस्तों एग्जाम हॉल में धमाल मचाने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, निषेचित अंडे को कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, निषेचित अंडे को युग्मनज कहते हैं। देखो भाई, 2 चीज होती है, आपने सुना होगा, एक होता है नर और एक होती है मादा। ठीक, नर और मादा, जिसे हम कहते हैं मेल या फीमेल कह सकते हैं। ठीक है, तो नर जो होता है दोस्तों, नर में पाया जाता है वृषण। क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था दोस्तों, तो डायग्राम में आपको समझाया हूं मैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, जब टॉपिक पढ़ाया था जनरल साइंस का, तो आपको सब डायग्राम से बताया था कि वृषण कहाँ होता है। ठीक है, सारे पार्ट बताया था। ठीक, लेकिन आपने अगर वो क्लास नहीं देखी होगी दोस्तों, तो आप उसे देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट क्लास है, यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा समझाने की। तो नर जो होता है दोस्तों, उसमें पाया जाता है वृषण, और वृषण से उत्पन्न होता है दोस्तों, क्या उत्पन्न होता है, शुक्राणु। और मादा जो होती है दोस्तों, उसमें पाया जाता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, और अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है या संलयन होता है, हम उसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में उसे मिलन कह सकते हैं। तो मिलन होता है दोस्तों, तो उसे निषेचन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को, ये तो आप जानते होंगे। और जो निषेचित अंडा होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है युग्मनज। क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होता है और वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस प्रकार के फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको जो समझाया दोस्तों वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, अंडाशय अंडाणु उत्पन्न करता है, वृषण शुक्राणु उत्पन्न करता है। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, लेकिन आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको दोस्तों PDF समझ में नहीं आएगी, है ना। तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों, अंड प्रजक जंतु क्या होते हैं, जो सिर्फ अंडे को जन्म देते हैं। जैसे दोस्तों मुर्गी जो होती है, मुर्गी के अंडे होते हैं ना, मुर्गी कोई बच्चे को जन्म देती है कि नहीं देती, तो इन्हें अंड प्रजक जंतु कहते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंड प्रजक जंतु का उदाहरण है या उदाहरण नहीं है। तो याद रखना, मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली,
ये ऐसे जंतु हैं दोस्तों जो सिर्फ अंडे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। और जरायुज, जरायुज का मतलब दोस्तों ऐसा होता है जो शिशु मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य जो होते हैं दोस्तों, गाय होता है, कुत्ता होता है, ये क्या होते हैं, शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है, या जरायुज जंतु है, या अंड प्रजक जंतु का उदाहरण नहीं है, या अंड प्रजक जंतु है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जनन जो होता है, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन दोस्तों मतलब जिसमें नर और मादा हो, और अलैंगिक जनन दोस्तों जिसमें एक ही जीव खुद क्या कर लेता है, जनन कर लेता है। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हो गया दोस्तों मनुष्य, मनुष्य जो होता है लैंगिक जनन करता है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला हूं कि इनको रट डालना। हाइड्रा में जो होता है दोस्तों मुकुलन होता है। क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, और अमीबा में दोस्तों द्विखंडन होता है। अमीबा क्या करता है दोस्तों, जो होता है ना अमीबा स्वयं को क्या कर देता है, दो भागों में विखंडित कर देता है, और इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, अमीबा जो होता है जनन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रा जो होता है मुकुलन, मुकुलन हालांकि अलग चीज होती है दोस्तों, वो जो इसमें उभार से आता है। प्लाज्मोडियम मतलब बहुखंडन, इसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। ये सब चीजें मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूं भाई, है ना। तो ये सब चीजें पूछी जाती है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट रखना है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रा में किस विधि से जनन होता है, तो मुकुलन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, और अमीबा में दोस्तों द्विखंडन, और ये सारे अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। ठीक है, आंतरिक निषेचन क्या होता है, आंतरिक निषेचन मतलब दोस्तों जो शरीर के अंदर होता है, जैसे मुर्गी हो गई, कुत्ता हो गया, गाय हो गई और मनुष्य हो गया, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। मतलब दोस्तों मादा के शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। और बाहर निषेचन में क्या होता है दोस्तों, ये मादा के शरीर के बाहर होता है। जैसे मेंढक, मछली, स्टारफिश, ये देखिए दोस्तों तीनों चीज जो है ये जल में रहने वाले हैं। तो जल में क्या करते हैं दोस्तों, ये अपने जो अंडाणु शुक्राणु कहने के ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, जल में छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से उनका बाहर निषेचन हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर के जनन अंग पूछे जाते हैं, तो याद रखना वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न, ये तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, तीन भाग होते हैं जो नर के जनन अंग होते हैं। और मादा के जनन अंग में दोस्तों अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन के बराबर है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 2 होती है, 2 होती है। एक टेडपोल जो होता है दोस्तों कायांतरण प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। ठीक है, अगर आपको अब ये टेडपोल और कायांतरण समझ में नहीं आ रहा तो आपको डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा कि बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु जो होती है दोस्तों याद रखना एक एकल कोशिका होता है। मेंढक में होता है बाह्य निषेचन, और वह कोशिका जो मानव में नए जीवन को आरंभ करती है दोस्तों युग्मक कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन फैक्ट के रूप में मैंने आपके लिए लिख दिया हूं। ये 5 फैक्ट मतलब 5 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों, जब भी आपको कहीं दिखे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो आप उसे सिर्फ याद रखना दोस्तों, वहां उपचयन होता है। और हाइड्रोजन का ह्रास होता है मतलब वहां क्या होती है, अपचयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहाँ से समझ में आएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में कैसे आएगा, देखो कार्बन लिखा है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लिखा है, बन रहा क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दोस्तों देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अभी देखिए ये सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि वाला है। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखोगे CO प्लस H2 वाले में दोस्तों दूसरा देंगे तो CO जो है CO में टूट जा रहा है, और H2O जो दोस्तों हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको उपचयन कहते हैं। आपको दोस्तों याद ये रखना है कि जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ये क्या हो, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या होता है, ऑक्सीजन वृद्धि होना मतलब दोस्तों क्या होता है, ऊपर जाना। क्या होता है, ऊपर जाना। ऑक्सीजन मतलब वृद्धि होना मतलब ऊपर जाना। तो वृद्धि ऑक्सीजन की हो रही है तो उपचयन, ऊ से ऊपर, ऊ से वृद्धि और ऊ से उपचयन, इस प्रकार की ट्रिक बना के आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसका उल्टा, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ये उदाहरण देखिए दोस्तों, CO प्लस H2, ठीक है, यहाँ दोस्तों हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, और CO में ऑक्सीजन का दोस्तों क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं। और याद रखना दोस्तों जब क्या होता है, ये दोनों प्रकार की क्रिया होती है, उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की चीजें होती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन का मतलब क्या होता है यदि आपको पता होगा दोस्तों तो आपने सुना होगा, ठीक है। हिंदी आपको पता नहीं है लेकिन अंग्रेजी पता रहती है इसकी। क्या होता है लघु पथन? मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है ना घर में, शॉर्ट सर्किट हो जाता है अपने घर में जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला जो सिस्टम है, ठीक है। तो याद रखना वही है शॉर्ट सर्किट, मतलब होता है लघु पथन। तो उस समय दोस्तों विद्युत परिपथ का क्या होता है, मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो गया यार इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, ठीक है। बहुत सारे उपकरण उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी सुरक्षा युक्तियां लगी रहती हैं, ठीक है। तो याद रखना लघु पतन के समय दोस्तों शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं बता दिया हूँ आपको। देखिए जब विद्युत में तार मतलब धनात्मक तार और उदासीन तार मतलब ऋणात्मक तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं दोस्तों, तो विद्युत परिपथ में अकस्मात बहुत अधिक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और लघु पतन हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा तब होता है दोस्तों जब तारों के विद्युत रोधी आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या साधित्र में कोई दोष होता है, ठीक। उपकरण में कोई दोष हो या कहीं पर कोई इस प्रकार का कट लग जाए तार आर में, ठीक है, तब होता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए ये 5 फैक्ट लिखे हैं, 5 फैक्ट नहीं, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, याद रखना है। एमआरआई जो होता है दोस्तों याद रखना, एमआरआई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, एमआरआई करवाने के लिए जाते हो आप अस्पताल ना, तो शरीर के भीतरी अंगों का प्रतिबिंब बनाया जाता है एमआरआई से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए दोस्तों हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब दोस्तों किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। याद रखना दोस्तों जनित्र यानी जनरेटर, जनरेटर जो होता है दोस्तों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये चीज आपको पता होगा, इसे डायनोमो भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जनित्र और जनरेटर होता है दोस्तों याद रखना फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित होता है। किस पे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर दोस्तों जनित्र या जनरेटर या डायनोमो काम करता है। एक और चीज होती है दोस्तों एमसीबी। क्या होती है एमसीबी, आपने सुना होगा घर में एमसीबी लगी रहती है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सुरक्षा युक्ति है दोस्तों, अचानक यदि किसी प्रकार का कोई वोल्टेज बढ़ जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी सुरक्षा करने की युक्ति होती है एमसीबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण का उदाहरण है, ठीक है। तो अमरबेल, जू, फीताकृमि। मैंने 50 बार बता चुका हूं दोस्तों कि परजीवी का उदाहरण है अमरजेल, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, परजीवी मतलब क्या होता है दोस्तों जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। तो अमरबेल क्या होती है दोस्तों, पीले कलर की बेला जो रहती है वो पेड़ों पर लटकी रहती है, उसे अमरबेल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों अमरबेल परजीवी पोषण है। जू, जू आप समझ गए ना, जो सर पे बाल में रहते हैं जू, तो क्या करते हैं वो भी तो हमारे शरीर में रह के दोस्तों क्या करते हैं, रसों को चूसते हैं और क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो वो भी परजीवी हो गया। और फीताकृमि दोस्तों जो फीताकृमि हो जाती है छोटी छोटी, वो भी क्या होती है दोस्तों, वो भी परजीवी पोषण को उदाहरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए पोषण क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना मतलब भोजन को खाना, भोजन का अवशोषण करना मतलब भोजन को पचाना, ठीक है। और अवशोषण मतलब वो अपने शरीर में अवशोषित होता है। और अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना दोस्तों क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी मतलब दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी मतलब दोस्तों जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मानव और अन्य जीव। अब आप कहोगे सर मानव तो खुद भोजन बनाता है, तो भैया मानव कहाँ से भोजन बनाता है, मानव यदि दाल चावल बना रहा है तो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, वो भी पौधे से प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए उसको परजीवी में कहा जाता है या विषमपोषी पोषण कहा जाता है। परजीवी नहीं, विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है, ठीक है। अब विषमपोषी पोषण जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक प्राणी संपोषण, एक मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। और सबके दोस्तों याद रखना अंग्रेजी नाम याद रखना, होलोजोइक, इसके बाद सैप्रोफाइटिक और ये पैरासाइटिक, ठीक है। तो तीनों याद रखना है। अमीबा और मानव जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कौन सा, प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। इसके बाद फफूंदी और कवक में मृतजीवी पोषण होता है। और अमरबेल और जू फीताकृमि में दोस्तों परजीवी पोषण होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट में होता है, ईस्ट में कौन सा श्वसन होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है या फिर और कुछ होता है। तो याद रखना दोस्तों इसमें अवायवीय श्वसन होता है। जैसे मनुष्य है दोस्तों, मनुष्य क्या करता है, श्वसन में क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है ना। लेकिन यहाँ दोस्तों जो होता है ईस्ट में ना, इसमें बिना ऑक्सीजन के श्वसन हो जाता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। चलिए वायवीय श्वसन जो होता है दोस्तों और अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें अंतर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त
होती है। इसमें दोस्तों ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ एक एक लाइन दोस्तों क्या होता है, एक एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि अवायवीय श्वसन केवल होता है कोशिका द्रव्य, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। वायवीय श्वसन में दोस्तों अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 36 एटीपी होती है, इसमें 2 एटीपी होती है। वायवीय श्वसन को उदाहरण है मानव और अवायवीय श्वसन को उदाहरण है ईस्ट। तो देखिए आपको मैंने बता चुका हूं कि एनसीईआरटी में एक एक लाइन क्या होती है, एक एक क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है। मतलब दोस्तों शरीर जो होता है, शरीर मान के चलो ये है, तो पूरे शरीर से जो हृदय होता है दोस्तों, इसमें अनाक्सीकृत मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन नहीं रहती उसमें, ठीक है, तो अनाक्सीकृत होता है वो। तो उसमें दोस्तों जो रुधिर मतलब रक्त होता है, तो उसको हृदय में कौन लाता है, तो याद रखना दोस्तों, उसको हृदय में कौन लाके आता है, सिरा लेके आती है, सिरा ऊपर लेके जाती है, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, रक्त वाहिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, ठीक। मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगा भाई, है ना, क्योंकि इतना कंटेंट है भाई, अगर मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना बाकी इंस्टीट्यूट टाइप, तो फिर दिक्कत बन जाएगी, ठीक। मैं आपको 15-20 मिनट के वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ, ठीक। मेरा उद्देश्य ये रहता है, मैं सिर्फ तैयारी सिलेक्शन वाली करवाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि टाइम पास हो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया चला रहे हैं, धीरे धीरे बीच में फिर बकवास कर रहे हैं, इस प्रकार की क्लास नहीं देना चाहता मैं, ठीक। तो देखिए धमनी जो होता है और सिरा क्या होता है। धमनी मैं तो आपको समझा रहा हूँ भाई, क्लीन, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। धमनी क्या होती है भाई, देखो ऑक्सीकृत रुधिर मतलब जिसमें ऑक्सीजन है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, अपवाद पूछा जा सकता है फुफ्फुस धमनी। सिरा क्या होती है, अनऑक्सीकृत मतलब बिना ऑक्सीजन के वाले रक्त को कहलाती है, सिरा में लेके आती है, अपवाद फुफ्फुस सिरा, ठीक। फुफ्फुस धमनी यहाँ, फुफ्फुस सिरा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व होते हैं। ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो बता दिया मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल सही दोनों कथन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा शून्य होती है, हमेशा शून्य नहीं होती भाई, हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है और चारों एक एक क्वेश्चन है। कैसे हैं, चारों एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है उल्टा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ठीक। तो चारों क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए ये लिख दिया हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिष्ठित होती हैं। और आभासी मतलब दोस्तों काल्पनिक, जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं लेकिन हमको वास्तव में दिखाई नहीं देती। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी मतलब कल्पना, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है, बस दर्पण के पीछे उतने ही पीछे बनता है जितने पीछे वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब कैसे होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये पार्श्व परिवर्तन से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। आप आईने के सामने खड़े होना दोस्तों, और अपना दाहिना हाथ उठाना, आपको लगेगा कि मैंने बायां हाथ उठाया हूं, और बायां हाथ उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि दायां हाथ उठाया हूं। यही दोस्तों पार्श्व परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस का उपयोग करके, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ। दीर्घ दृष्टि दोष की संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ दृष्टि प्लस दोष, ठीक। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि अच्छी है मतलब दूर का अच्छा दिखाई देगा, बाकी में दोष है मतलब निकट का अच्छा नहीं दिखाई देगा। जो नाम में लिखा है दोस्तों वही अच्छा दिखाई देता है बस, ठीक। ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा। तो बड़ा के लिए दोस्तों हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल, ठीक, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। और एक और आता है निकट दृष्टि दोष, उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आपको बता देता हूँ निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें दोस्तों निकट दृष्टि अच्छी है मतलब निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु अच्छी नहीं दिखाई देती, ठीक है। और इसमें दोस्तों याद रखना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कारण दोस्तों आपको पढ़ना है, ये सब मैं आपको पीडीएफ दूंगा सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दीर्घ दृष्टि अच्छी है, बाकी में दोष है मतलब दोस्तों दूर का अच्छा दिखाई देता है, पास का अच्छा नहीं दिखाई देता, ठीक है। और निकटतम बिंदु सामान्य बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, ठीक। और इसमें दोस्तों उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए एक और होता है दोस्तों जरा दूरदृष्टिता। ये सब क्वेश्चन बनेंगे भाई, ठीक है। आयु में वृद्धि होने के साथ दोस्तों मानव में समंजन क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दृष्टि को दोस्तों जरा दूरदृष्टि कहते
कहते हैं। ठीक है, और इसमें कारण दोस्तों जो होता है कि पेशियों के धीरे दुर्बल होने से दोस्तों क्या होता है, क्रिस्टलीन लेंस में लचीलेपन आ जाता है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है जरा दूरदृष्टिता। इसका निवारण है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, एक और चीज़ है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, किसी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष होते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूरदृष्टि दोष भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना कौन सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं दोनों दोषों के लिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल घटती है। मैंने जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाया था तो पढ़ाया था। ठीक है, तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। बताइए, ये भी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ये तीनों सत्य कथन है। बाकी ये तीसरा कथन दोस्तों क्या है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओजोन परत के संदर्भ में गलत कथन है, मतलब दोस्तों इसमें तीन कथन, कौन सा कथन गलत है ये आपको छांटना है। तो सूर्य के हानिकारक परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, बिल्कुल कर लेती है। समताप मंडल पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 प्रश्न सही। ठीक है, वीडियो हो गया 20 मिनट का, और मैं 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो आपको नहीं देता, ठीक, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, मेरी मेहनत पसंद आई होगी, तो ईमानदारी से लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय